अच्छा, जरा तसव्वुर करें 7वीं सदी का यूरोप। शहर वीरान हैं, गलियां तारीक, हर तरफ गंदगी, बीमारी की बू फैली हुई। ना कोई किताबें, ना रोशनियां, ना कोई डॉक्टर। और फिर उसी वक्त बहरा रूम के दूसरी तरफ एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुनिया है। वहाँ इल्म के चिराग जल रहे हैं, सड़कें पक्की हो रही हैं, हॉस्पिटल काम कर रहे हैं, लाइब्रेरियाँ हिकमत से भरी हैं। जी, और ये कोई अफसाना नहीं है, ये उस दौर की एक हकीकत थी। और यही जो फर्क है ना, यही तजाद, ये एक अजीम तहजीब की बुनियाद बना, अल-अंदलुस की। विजडम वेव्स चैनल में खुशामदीद। खुशामदीद। आज हम इसी तारीखी पस मंज़र को देख रहे हैं कि इस्लाम की आमद से पहले यूरोप की हालत क्या थी और इसी दौरान मशरिक में इल्म और तहजीब कैसे फल फूल रही थी। अल-अंदलुस को समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये सिर्फ तारीख नहीं है, ये असल में तहजीबों के उरूज और ज़वाल को समझने की एक कोशिश है। तो आइए वापस चलते हैं 6ठी-7वीं सदी के यूरोप में। रोमी सल्तनत तो ज़वाल पजीर हो चुकी थी, तो क्या सूरत हाल थी वहाँ? इनके बड़े मराकज़ थे, जैसे इस्कंदरिया की मशहूर लाइब्रेरी, वो तबाह हो चुकी थी। कदीम इल्म का बहुत बड़ा हिस्सा ज़ाया हो गया। ओह, तो मतलब ताकत का मरकज़ भी बदल गया होगा? हाँ बिल्कुल, ताकत अब मकामी सरदारों के पास थी जो खुद को बादशाह कहलवाते थे, और फिक्री तौर पर चर्च का बहुत ज्यादा गलबा था। चर्च का गलबा किस तरह का? मतलब ये कि चर्च की तालीमात से हटकर अगर कोई बात करता जिसे वो बिदअत समझते थे, तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। कोई यूनिवर्सिटियां नहीं थी, तिब या फलसफे का कोई मुनज़्ज़िम इल्म आम नहीं था। औसत उम्र बहुत कम थी, तकरीबन 30 साल। 30 साल, ये तो वाकई खौफ, कहत और जहलत का दौर लगता है। जी बिल्कुल, आप कह सकती हैं कि यूरोप एक तारीक दौर में डूबा हुआ था, जहां सिर्फ तलवार की हुक्मरानी थी और इल्म वो तो बस चंद खास लोगों तक ही था। ठीक है, लेकिन जब यूरोप इस अंधेरे में था तो मशरिक में क्या चल रहा था? मशरिक में एक नई सुबह तुलू हो रही थी। इस्लाम के ज़ुहूर के बाद सिर्फ चंद दहाइयों में मुसलमान अरब के रेगिस्तानों से निकलकर एक तरफ स्पेन के साहलों तक और दूसरी तरफ चीन की सरहदों तक पहुंच चुके थे। इतनी तेजी से? जी हाँ, और वो सिर्फ फतूहात नहीं कर रहे थे, उम्वी खिलाफत जैसी रियासतें कायम हो रही थीं, नए शहर आबाद हो रहे थे, और सबसे अहम बात, कदीम यूनानी, फारसी, हिंदुस्तानी उलूम का तर्जमा हो रहा था। इल्म को महफूज किया जा रहा था, फैलाया जा रहा था। वाह, यानी एक तरफ गहरा अंधेरा और दूसरी तरफ इल्म की रोशनी। विजडम वेव्स पर हमारा मकसद भी यही है कि तारीख के ऐसे अहम मोड़, ऐसी गहरी बातें सामने लाएं। सही कहा आपने, इसको यूं कह सकते हैं, जहां यूरोप में अंधेरा था, वहां मशरिक से एक रोशनी फूट रही थी, इल्म की, हुनर की और तहजीब की। और इसीलिए यूरोप की उस वक्त की हालत को समझना जरूरी है। तभी तो अल-अंदलुस की अहमियत समझ आती है कि वो क्या चीज थी जो वहाँ कायम हुई। दर हकीकत जो स्पेन में हुआ वो सिर्फ एक फौजी फतह नहीं थी, उसे एक तहजीबी मुंतकिली कहना ज्यादा मुनासिब है। यानी एक पूरी तहजीब वहाँ मुंतकिल हुई। तहजीबी मुंतकिली मतलब ये कि मुसलमान वहाँ सिर्फ तलवारें लेकर नहीं गए थे, वो अपने साथ लाइब्रेरियाँ लाए, हस्पताल लाए, आपाशी के नए निज़ाम, बागात, फ़न तामीर, शायरी, फ़लसफ़ा और सबसे बढ़कर एक साथ मिलजुल कर रहने का, बकाए बाहमी का एक तसव्वुर लाए थे। और इसी का नतीजा था कि कुर्तुबा जैसे शहर इल्म और सकाफत में बगदाद और दमिश्क के मुकाबले के बन गए। जी बिल्कुल, और मुस्लिम स्पेन यानी अल-अंदलुस सदियों तक यूरोप के लिए रोशनी का मीनार बना रहा, यूरोप की अपनी निशात-ओ-सानिया से बहुत पहले। तो फिर ये सवाल वाकई अहम है कि? हाँ, सवाल ये पैदा होता है कि सहरा से आने वाले लोगों के एक ग्रोह ने आखिर ऐसी कौन सी बुनियाद डाली, ऐसा क्या किया कि एक ऐसी तहजीब बना दी जो इतनी अमीर, इतनी रवादार, इतनी खूबसूरत थी कि उनके दुश्मन भी उसकी तारीफ करते थे। यही तो है अल-अंदलुस की कहानी, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। जी, अगली किस्त में हम उस शख्स के बारे में बात करेंगे जिसने समंदर पार किया और कहा जाता है कि अपनी कश्तियां जला दें। वो अजीम कमांडर जिसने अल-अंदलुस की चिंगारी को शोला बनाया, तारिक इब्न ज़ियाद। तो हमारे साथ रहिएगा। विजडम वेव्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये गुफ्तगू पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं।